जेन टॉक्स हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक थोड़े संवेदनशील लेकिन बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, आज की ये जो बातचीत है ये एक काफी व्यक्तिगत सफर के बारे में है। मतलब निराशा के अंधेरों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की एक कहानी। हमारे पास जो सामग्री है वो एक जीवन यात्रा अवसाद से आशा तक नाम की एक कहानी है जी। ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके जीवन का एक दौर ऐसा था जब मतलब बाहर से सब ठीक दिख रहा था पर अंदर ही अंदर वो बिल्कुल टूटने वाले थे। हाँ, कहानी की शुरुआत ही थोड़ी कह सकते हैं विरोधाभासी है। बाहरी दुनिया में एकदम परफेक्ट पिक्चर, अच्छी नौकरी है, प्यार करने वाला साथी है, दोस्त हैं, परिवार का साथ है, लेकिन अंदर एक बिल्कुल खामोश, एक भावनात्मक तूफान चल रहा था। बिल्कुल, जैसा कि कहानी के पात्र ने खुद कहा, मुझे लगा मैंने सब समझ लिया है। पर जिंदगी के तूफान वो तो बिन बताए ही आते हैं ना। सही बात है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो कहानी 6 महीने पहले के उस परफेक्ट दिखने वाले जीवन से शुरू होती है और फिर बताती है कि कैसे धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। पहला झटका था नौकरी का जाना, 7 साल की मेहनत और फिर अचानक आपको पता चलता है कि आप कंपनी के लिए बस एक नंबर है। हाँ, ये बहुत बड़ा आघात होता है, खासकर जब आपकी पहचान आपके काम से इतनी जुड़ी हो। सही, तो इसका आत्म मूल्य पर कितना गहरा असर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। देखिए, काम अक्सर हमारी पहचान का, हमारे आत्मसम्मान का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, और जब वो अचानक छिन जाए तो ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये पहचान का संकट भी है। और फिर जैसे इतना काफी नहीं था, इसके ठीक बाद दूसरा झटका, ब्रेकअप। हाँ, साथी का ये कहना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, पर उस वक्त उस नाजुक हालत में ये सुनना तो और भी भारी पड़ा होगा। बिल्कुल। जब पेशेवर और निजी जिंदगी में एक साथ इतने बड़े झटके लगते हैं तो इंसान भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट सकता है। तो फिर संभाला कैसे? कहानी क्या बताती है? कहानी बताती है कि इसके बाद पात्र ने खुद को सबसे काट लिया, पूरी तरह से अलग थलग। अच्छा। दोस्तों के कॉल नहीं उठाना, माँ के कॉल नजरअंदाज करना, सोशल मीडिया से एकदम गायब हो जाना, ज्यादातर वक्त बिस्तर में पड़े रहना, ये सब अलगाव के बढ़ते हुए अलगाव के लक्षण थे। और अलगाव बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये सहारे के सारे रास्ते बंद कर देता है। फिर इंसान अपने अंधेरे ख्यालों के साथ बिल्कुल अकेला रह जाता है। कहानी का सबसे मुश्किल और सच कहूं तो डरावना हिस्सा तब आता है जब वो 14वीं मंजिल की बालकनी पर खड़े हैं। हाँ, नीचे शहर की रोशनियों को देख रहे हैं और उनमें एक अजीब सी शांति ढूंढ रहे हैं, और मन में ये ख्याल आ रहा है कि शायद मेरे बिना दुनिया बेहतर होगी। ये पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ऐसे पलों में निराशा इतनी हावी हो जाती है कि इंसान तर्क से सोच ही नहीं पाता। लगता है कि अंत ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन तभी बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से कुछ होता है। हाँ, वो दोस्त का मैसेज। हाँ, सालों पुराना एक कॉलेज का दोस्त, उसका एक छोटा सा मैसेज आता है, यार पुरानी तस्वीर देखी, वो दिन याद आ गए, उम्मीद है तुम ठीक होगे। बस इतने नाजुक पल में इस तरह के एक छोटे से अनजाने से संपर्क का क्या मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है? ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, गहरे अलगाव के उन क्षणों में एक छोटा सा अप्रत्याशित मानवीय संपर्क एक जीवन रेखा की तरह काम कर सकता है। ये बस एक एहसास दिलाता है कि कोई है जो आपको याद कर रहा है, कोई आपकी परवाह करता है, चाहे दूर से ही सही। अच्छा। और इसी एहसास ने कहानी के मुताबिक उन्हें उस पल रोक दिया। ये दिखाता है कि कभी कभी दूसरों तक पहुंचना, भले ही निष्क्रिय रूप से, कितना शक्तिशाली हो सकता है। उस मैसेज के बाद फिर वापसी का सफर शुरू हुआ। मुश्किल रहा होगा। हाँ, आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाए गए। जैसे पहले उस दोस्त को जवाब देना, फिर हिम्मत करके माँ को कॉल करना, और फिर जो बहुत जरूरी था, पेशेवर मदद की तलाश करना। यानी एक थेरेपिस्ट ढूंढना। हाँ, एक प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, कोई ऐसा जो बिना जज किए सिर्फ सुन सके, उन्हें समझ सके। ये बहुत जरूरी है कि जजमेंट ना हो। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ठीक होने की जो प्रक्रिया है उसमें कई चीजें मिलकर काम करती हैं। थेरेपी आपको अपने विचारों को समझने और सुलझाने में मदद करती है। सपोर्ट ग्रुप आपको ये एहसास दिलाता है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो ऐसा ही महसूस करते हैं। और डायरी लिखना, उसका क्या रोल रहा? डायरी लिखना या जर्नलिंग जिसे कहते हैं, वो आत्मचिंतन का, अपने एहसासों को बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा जरिया बनता है। और फिर कहानी में एक और किरदार आता है, सिम्बा। हाँ, सिम्बा नाम का कुत्ता। एक पालतू जानवर।
वो कैसे मददगार हुआ? देखिए, पालतू जानवर का साथ एक तो बिना शर्त का प्यार और भावनात्मक सहारा देता है। दूसरा, वो आपको एक रूटीन देता है। आपको उसकी देखभाल के लिए बाहर निकलना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। सही कहा। और याद रखना चाहिए कि ठीक होने का सफर कोई सीधी रेखा नहीं है। इसमें अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हाँ, कहानी का पात्र भी ये मानता है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने हार नहीं मानी, मदद मांगी और उसे स्वीकार किया। आज भी उनकी जिंदगी में मुश्किल दिन आते हैं, पर अब उनके पास उनसे निपटने के तरीके हैं, साथ देने वाले लोग हैं और सबसे बढ़कर उम्मीद है। जैसा कि वो कहते हैं, अवसाद गायब नहीं हुआ पर मैं भी गायब नहीं हुआ। मुझे लगता है ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा संदेश छोड़ती है। अगर कोई भी इंसान संघर्ष कर रहा है तो उसका यहाँ होना मायने रखता है। अपनी तकलीफ किसी से कहना, उसे साझा करना, ये कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत की निशानी है। बिल्कुल। और हम सब के लिए भी ये सोचना जरूरी है कि हम दूसरों की सुने, उन तक पहुंचे। हमारा एक छोटा सा कदम शायद किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए सच में उतने सजग हैं जितना हम सोचते हैं? क्या हमारा एक छोटा सा मैसेज, एक कॉल किसी के लिए उतनी ही अहमियत रख सकता है जितनी उस दोस्त के मैसेज ने रखी? हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। मदद मांगने या देने में कोई शर्म, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसे हमें सामान्य बनाना होगा। कोई अकेला नहीं है, मदद हमेशा मौजूद है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जेन टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस बातचीत पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमेशा की तरह सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।